नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, आज जो आपका चैप्टर है सभी लोग देख सकते हैं बोर्ड पर लिखी हुई है बच्चे, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या है आपके चैप्टर का नाम बच्चे? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए बच्चे समझते हैं कि वैश्वीकरण क्या है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था से किस तरह जुड़ रहा है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए बच्चे कल्पना करते हैं कि आज हम अपने सामने, बच्चे ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि आज हम विश्व में क्या हैं, एक उपभोक्ता है, एक कस्टमर है, एक कंज्यूमर है। ठीक है, तो चलिए बच्चे मान लेते हैं कि क्या है, हम एक उपभोक्ता। ऐसे सोचिए बच्चे कि हम क्या हैं, एक उपभोक्ता है। बच्चे उपभोक्ता को आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, ग्राहक हैं, खरीदार हैं। तो आप जरा कल्पना कीजिए बच्चे कि एक उपभोक्ता के रूप में विश्व में, अगर हम अपने आप को एक उपभोक्ता के रूप में देखें तो देखते हैं हमारे सामने वस्तु एवं सेवाओं का विस्तृत विकल्प है बच्चे। वस्तु एवं सेवाओं का क्या है? विस्तृत विकल्प। विस्तृत विकल्प का मतलब होता है ढेर सारे ऑप्शन हैं, ढेर सारे विकल्प हैं, यानी तरह तरह की वस्तुएं और तरह तरह की क्या है, सेवाएं हैं। तो हमने ये देखा बच्चे कि एक उपभोक्ता के रूप में हमारे सामने, एक उपभोक्ता के रूप में हमारे सामने वस्तु एवं सेवा का विस्तृत विकल्प है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि एक उपभोक्ता के रूप में हमारे सामने वस्तु एवं सेवा का क्या है, एक विस्तृत विकल्प है। तरह तरह के ऑप्शन है, तरह तरह की वस्तु और क्या है, सेवाएं हैं। और याद रखिएगा बच्चे कि ऐसी ऐसी वस्तुएं हमारे पास जो विश्व की शीर्षस्थ निर्माताएं यानी बड़ी बड़ी क्या है, कंपनियां बनाती हैं। तो हमने देखा कि विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बच्चे, विश्व की बड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित, बड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित मॉडल भी हमारे सामने है, मॉडल भी है। इसका मतलब बच्चे मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं एक उपभोक्ता के रूप में विश्व में अपने आप को रखूं तो मैं देखता हूं कि मेरे सामने वस्तु और सेवा का क्या है, बहुत ही बड़ा विकल्प है, विस्तृत विकल्प है। और फिर मैं ये भी देख रहा हूं कि विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके द्वारा बनाए गए नए नए मॉडल हमारे सामने है बच्चे। शायद वो टीवी का हो, मोबाइल का हो, फ्रिज का हो, एसी का हो, आप किसी की भी बात कीजिए बच्चे। आप बाजार में जाते हैं आप तो देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के बनाए हुए टॉप मॉडल भी हमारे सामने है। और एक समय ऐसी स्थिति थी बच्चे कि हमारे सामने ये सारी चीजें नहीं थी। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि भारत की सड़कों पर नए नए गाड़ियों की मॉडल है, ये भी तो देखते हैं बच्चे। तो हम ये देखते हैं कि भारत की सड़कों पे क्या है, नए नए गाड़ियों का मॉडल है, तरह तरह की गाड़ियां और कारें आपको नजर आती हैं। लेकिन याद रखेंगे बच्चे, एक समय हमें कार के नाम पर क्या नजर आता था, फिएट नजर आता था और एम्बेसडर नजर आता था। तो हमने उस युग को भी देखा है कि हमारे सामने सिर्फ फिएट और एम्बेसडर कार थी। लेकिन आज हम देखते हैं भारतीय सड़कों पे कि तरह तरह की नई जमाने की अलग अलग मॉडल्स की अलग अलग तरह की क्या है बच्चे, कारें हैं। इसका मतलब क्या है कि आज हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे सामने अलग अलग वस्तुओं के न जाने कितने ब्रांड हैं। इसका मतलब है बच्चे कि हमारे सामने दूसरी वस्तुओं के भी कई ब्रांड है। इसका मतलब हम ये भी देखते हैं कि हमारे सामने नई कारें भी हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि दूसरे वस्तुओं की नई ब्रांड भी है हमारे पास, यानी किसी चीज की कमी नहीं है। दूसरे वस्तुओं की क्या है हमारे पास बच्चे, अलग अलग तरह की ब्रांड है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि आज हमारे सामने वस्तु और सेवा का विस्तृत विकल्प है। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाए गए नए नए मॉडल हैं हमारे पास। भारत की सड़कों पे नई नई गाड़ियां, नए नए कार हमें नजर आते हैं। यहाँ तक कि कितने भी अलग अलग वस्तुओं हो, कितने भी दूसरी वस्तुओं हो, सबका क्या है, ब्रांड भी है हमारे पास। और देखा जाए तो इन ब्रांडों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये नहीं कि ये चीजें कम हो रही हैं। इसका मतलब क्या है बच्चे कि हमारे बाजार में वस्तुओं के बहुत विकल्प आ चुके हैं और एकदम नई ये घटना है। तो इस बात याद रखिएगा बच्चे कि हमें इस बात से ये समझना है कि हमारे बाजार में
यानी बच्चे मैं भारत की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमारे बाजार में वस्तुओं की, हमारे बाजार में वस्तुओं की बहुव्यापी, वस्तुओं की बहुव्यापी, बहुव्यापी का मतलब है बच्चे जो आपको हर जगह मिल जाए, ठीक। तो हमने क्या देखा कि हमारे बाजार में वस्तुओं की बहुव्यापी, क्या बच्चे, बहुव्यापी जो विकल्प है, यानी तरह तरह की चीजें जो मिल रही हैं, विकल्प है, ये एक नवीन परिघटना है। क्या है बच्चे, ये नवीन परिघटना है। इसका मतलब है ये एक नई घटना है कि हमारे बाजार में इस तरह तरह की चीजें थी और सबका क्या था, अलग अलग विकल्प था। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि ठीक 2 दशक पहले ऐसी विविधता नहीं थी। हमें इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि ठीक 2 दशक पहले हमारे सामने ऐसी विविधता नहीं थी। तो हमें यह भी देखना है कि अचानक क्या हुआ कि 2 दशक के बाद इतनी विविधता आ गई और ठीक 2 दशक पहले हमारे सामने इतनी विविधता नहीं थी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए देखते हैं कि जरा ये नई घटना कैसे हुई। तो बच्चे सभी लोग पहले इस बात को याद रखिएगा कि 2 दशक पहले हमारे पास ऐसी विविधता नहीं थी। हम इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे कि 2 दशक पूर्व, 2 दशक पूर्व ऐसी विविधता, 2 दशक पूर्व ऐसी विविधता नहीं थी। आपको यह भी याद रखना है बच्चे कि ठीक 2 दशक पहले अगर हम अपने भारतीय बाजार को देखेंगे तो हमारे सामने ऐसी विविधता नहीं थी, ठीक है। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूरे तरीके से परिवर्तित हो गया। हमें यह भी याद रखना है बच्चे कि कुछ ही वर्षों में बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया। इसका मतलब है बच्चे कि कुछ ही वर्षों में जो हमारा बाजार है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इसका मतलब है क्या हो गया बच्चे, बदल गया। तो हमने देखा कि आज हमारे सामने वस्तु और सेवा का क्या है, अलग अलग विकल्प है। लेकिन बच्चे ठीक 2 दशक पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सामने जो है इतने विकल्प नहीं थे। लेकिन बच्चे जरा ये भी केयर कीजिए कि कुछ ही वर्षों में हमने ये भी देखा है कि हमारे बाजार क्या है, पूर्णतः परिवर्तित हो गया, पूरे तरीके से बदल गया और हमारे पास तरह तरह के ब्रांड, तरह तरह की वस्तु और तरह तरह की क्या आ गई, सेवाएं आ गई। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे एक पॉइंट के अंतर्गत, और जो हमारा पॉइंट होगा वो है अंतर्देशीय उत्पादन। सभी बच्चे यहाँ ध्यान से समझेंगे। इस पॉइंट में हम इन सारी चीजों को सीखेंगे। क्लियर है बच्चे कि आखिर ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ, क्या इसके कारण थे। तो बच्चे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्देशीय क्या कीजिएगा बच्चे, क्या हमारा अगला पॉइंट अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन बच्चे, अंतर्देश का मतलब होता है अलग अलग देशों में उत्पादन। क्लियर है? ठीक बच्चे याद रखिएगा कि 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन देश की सीमाओं में ही होता था। इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि हमने ये देखा कि 20वीं सदी के मध्य तक जो उत्पादन था वो देश की सीमाओं के अंदर ही था। तो हमने ये देखा बच्चे कि 20वीं सदी के मध्य तक अगर हम देखते हैं तो वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या था बच्चे, एक देश की सीमा के अंदर ही था, सीमा के बाहर नहीं था। इसका मतलब है कि जो भी उत्पादन होता था वो घरेलू उत्पादन था, विदेश से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सभी देख सकते हैं बच्चे कि जितना भी उत्पादन होता था वो सभी देश की सीमाओं के क्या होता था, अंतर होता था। हाँ,
कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिन्हें सीमाओं को लांघने की मंजूरी थी, पर वो वस्तु क्या थी? वो था बच्चे कच्चा माल था, खाद्य पदार्थ था, ऐसी चीजें थी जो कि सीमा पार जा सकती थी। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हमने ये देखा कि ज्यादातर उत्पादन वाली जो वस्तुएं थी वो हमारे देश की सीमा के क्या थी? अंदर थी। क्लियर हो चुका? ठीक। लेकिन याद रखिएगा कि जो सीमाओं को लांघने वाली कौन कौन वस्तुएं थी बच्चे, वो भी जान लीजिए कि जिन्हें मंजूरी थी। तो हमने ये देखा कि सीमाओं को लांघने वाली चीजें, लांघने वाली मतलब सीमाओं को पार करने वाली बच्चे, तो सीमाओं को जो लांघने वाली चीजें थी, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा? कच्चा माल, कच्चा माल, खाद्य पदार्थ मतलब खाने की चीज बच्चे, खाद्य पदार्थ एवं तैयार माल थी, एवं तैयार माल थी। तो हमने ये क्या देखा बच्चे कि 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन जो है वो देश की सीमाओं के अंदर ही था, और सीमाओं को जो लांघने वाली चीजें थी जिन्हें मंजूरी दी गई थी वो कच्चा माल था, खाद्य पदार्थ थे और क्या थे? तैयार माल थे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। याद रखिएगा कि भारत जैसे उपनिवेश से, याद रखिएगा कि भारत क्या था पहले बच्चे? ब्रिटिश उपनिवेश। तो हमने ये देखा कि भारत जैसे उपनिवेश से, भारत जैसे उपनिवेश से, सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत जैसे उपनिवेश से क्या होता था बच्चे कि वो ये काम करते थे कि कच्चा माल क्या करते थे वो मतलब बच्चे इसको इस तरीके से समझिएगा कि भारत जैसे उपनिवेश से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात हो जाता था। याद रखिएगा बच्चे कि भारत जैसे उपनिवेश से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ, देख सकते हैं बच्चे, मतलब खाने पीने की चीजें। तो हमने ये देखा कि भारत जैसे उपनिवेश से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होता था। क्या होता था बच्चे? निर्यात होता था, यानी बाहर चला जाता था, और तैयार माल आयात होता था। और तैयार माल क्या होता था बच्चे? आयात होता था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में क्या हो रहा था कि भारत का जो कच्चा माल और खाद्य पदार्थ है उसको क्या करते थे कि औपनिवेशिक जो सरकार थी वो बाहर निर्यात कर देती थी, और वहां से जो तैयार माल आता था उसे भारत में बुला लेती थी, ताकि भारत का बड़ा बाजार इस तैयार माल को मिल जाए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो हमने ये देखा कि किस तरीके से भारत में यह काम हुआ। लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि व्यापार ही एक ऐसा माध्यम था जो कई देशों को आपस में जोड़ता था। इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि व्यापार दूरस्थ देशों को, दूरस्थ मतलब बच्चे दूर के देशों को, याद रखिएगा कि व्यापार दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का जरिया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। तो क्या हुआ कि जो व्यापार था वही कई दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का क्या था? एक जरिया था, ताकि व्यापार के माध्यम से एक देश दूसरे देश से अपने आप क्या हो जाता था बच्चे? जुड़ जाता था। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखिएगा इसी चीज को हमें बहुराष्ट्रीय कंपनी के परिदृश्य से में पहले देखना है। याद रखिएगा कि यह स्थिति कब थी बच्चे? यह स्थिति थी जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं बनी थी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, तो पहले मैं इसे मिटा दूं। ओके, तो बच्चे सभी लोग याद रखेंगे कि ये जो मैंने अभी आपको सिखाया ये दृश्य कब था? तो ये उस समय था जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं बनी थी। इसका मतलब है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बनने से पहले की ये सारी बात थी। क्लियर है बच्चे? तो याद रखिएगा कि ये व्यवस्था, जैसे मैंने अभी आपको बताया बच्चे कि व्यापार की जो ये दशा है, ये दशा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पहले की है। इसका मतलब है बच्चे कि अभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है। बच्चे याद रखिएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आप एमएनसी भी बोलते हैं,
मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। क्लियर है? तो हमने ये देखा बच्चे कि अभी जो मैंने आपको व्यापार की दशा बताई थी, ये मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय होने के परिदृश्य के पहले की थी। इसका मतलब है कि अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का युग नहीं आया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, अब याद रखिएगा बच्चे, तो हमें यह समझना है कि आखिर बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे बच्चे कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है। याद रखेंगे बच्चे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, तो याद रखिएगा कि एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो कई देशों में, याद रखिएगा बच्चे, एक ऐसी कंपनी जो कई देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती हो। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो हमें याद रखना है कि बच्चे बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा बच्चे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक कैसी कंपनी होती है, एक ऐसी कंपनी होती है जो 2 या 2 से अधिक देशों में, यानी बेटे कई सारे देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है और उस पर क्या रखती है, वो अपना स्वामित्व भी रखती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, याद रखिएगा कि ये कहां पर खोलेंगी कंपनियां, जहां पर इनको सस्ता श्रम और अन्य संसाधन भी मिले। याद रखेंगे कि इन्हें दूसरे देशों में क्या मिलना चाहिए, पहले तो सस्ता श्रम मिलना चाहिए और सस्ता श्रम के साथ साथ क्या मिलना चाहिए बच्चे, अन्य संसाधन भी मिलने चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चे कि अगर सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिलेंगी तो इनकी लागत कम हो जाएगी और जब लागत कम हो जाएगा बच्चे तो फिर इनका लाभ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन संयंत्र खोलती हैं और याद रखिएगा उत्पादन संयंत्र वहां पर खोलती हैं जहां पर उनको श्रम सस्ता मिले तथा अन्य संसाधन भी उनको क्या मिले, सस्ता मिले। इससे क्या होगा कि सस्ते से उनकी लागत कम हो जाएगी और लागत कम हो जाएगी बच्चे तो उनका लाभ क्या होगा, ज्यादा होगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने आप क्या होती चली जाएंगी, मजबूत होती चली जाएंगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व स्तर पर उत्पादन ही नहीं बेचती बल्कि ये विश्व स्तरीय उत्पाद भी बनाती हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वह न केवल विश्व स्तर पर अपना सामान बेचती हैं, उत्पादन बेचती है, जबकि ये विश्व स्तरीय उत्पाद भी बनाती हैं। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इनका उत्पादन क्या होता है बच्चे, विश्व स्तर का होता है, यानी अच्छी क्या होता है, क्वालिटी का होता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, अच्छा अब ऐसे समझिए, यहां तक तो हमने सीख लिया। अब क्या होता है कि लेकिन क्या है कि अगर अलग अलग देशों में इनकी उत्पादन होगी तो क्या इनकी उत्पादन प्रक्रिया जटिल नहीं होगी? डेफिनेटली जटिल होगी। तो सभी लोग याद रखेंगे कि इनकी जो उत्पादन प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, जटिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों में है। तो हमने देखा कि इनकी जो उत्पादन प्रक्रिया है वो क्या है बच्चे, वो जटिल है। स्पष्ट है? और इनके उत्पाद, मैंने आपको क्या कहा कि इनके जो उत्पाद हैं वो क्या होते हैं, विश्व स्तरीय होते हैं, विश्व स्तरीय होते हैं और याद रखिएगा और विश्व स्तर पर बिकते भी हैं और विश्व स्तर पर क्या करते हैं, ये बिकते भी हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था बच्चे। तो याद रखिएगा कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की खूबी है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा अब यहां पर केयर कीजिएगा कि उत्पादन प्रक्रिया जो है इनकी छोटे छोटे भागों में विभाजित है। इससे क्या होता है कि विश्व स्तर पर ये क्या है, फैल रही हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है कि ये विश्व स्तर पर फैल रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी छोटी छोटी इकाइयां हर एक देश में स्थापित हैं। तो हमने देखा कि ये विश्व स्तर पर धीरे धीरे क्या कर रही हैं बच्चे, फैल भी रही हैं। तो इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, अपना काम करती हैं। क्लियर है? अच्छा अब जैसे बच्चे सोचिए कि चीन क्या है, एक सस्ता विनिर्माण केंद्र है। अगर हम सोचेंगे इनके लिहाज से सोचते हैं तो बच्चे याद रखिएगा कि लागत कम होगी। तो हमें इस बात को याद रखना है कि चीन क्या है, एक सस्ता केंद्र है। क्या है बच्चे,
सस्ता विनिर्माण केंद्र है। तो चीन में क्या हो जाती है, इनकी लागत कम हो जाती है, और लागत कम होने के कारण इनका लाभ क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया है, चीन में निवेश कर रखा है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, लेकिन अगर मैं अपने देश भारत की बात करूं तो याद रखिएगा कि भारत में भी बहुत कुशल इंजीनियर हैं, भारत में भी तकनीकी बातों को समझने वाले लोग हैं और अंग्रेजी शिक्षा को जानते हैं। और याद रखिएगा ग्राहक देखभाल सेवाएं भी क्या है, उपलब्ध करवा सकते हैं। ये हमें समझना है। क्लियर है बच्चे? चलिए पहले मैं इसको मिटा दूं ना, अब थोड़ा भारत की बात करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि भारत में भी कई कुशल इंजीनियर हैं, तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोग भी हैं और अंग्रेजी शिक्षा के क्या हैं, जानकार है, और ग्राहक देखभाल सेवा भी क्या है, हम उपलब्ध करा सकते हैं। अगर बच्चे मैं भारत की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो याद रखिएगा कि भारत में भी कई क्या है बच्चे, इंजीनियर हैं। क्लियर है? अच्छा, तकनीकी शिक्षित लोग हैं, अंग्रेजी भाषा जानते हैं, ग्राहक देखभाल सेवा उपलब्ध करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत में भी मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा विकल्प है। और बच्चे याद रखिएगा कि इन सब व्यवस्था से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की 50% से लेकर 60% तक बचत हो जाती है। आप देख सकते हैं बच्चे कि अगर ये सस्ते विनिर्माण केंद्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां चली जाती हैं तो आप देख सकते हैं बच्चे कि लगभग 50 से 60% तक क्या हो जाता है, इनका बचत हो जाता है। तो जाहिर है कि सीमाओं के पार असीमित लाभ है। इसका मतलब है कि हमने ये देखा कि सीमा के बाहर ही यानी कि सीमाओं के पार लाभ क्या है, असीमित है। क्यों? क्योंकि बचत भी बहुत ज्यादा है। तो इस बात को सभी बच्चे हम याद रखेंगे कि सीमाओं के पार भी क्या है, लाभ इनका असीमित है। क्लियर हो चुका? अच्छा, फिर हमने ये भी देखा क्या बच्चे कि एक तो सस्ता श्रम मिल जाता है, ये भी तो आप देख रहे हैं, सस्ता क्या हो जा रहा है, श्रम मिल जा रहा है, और दूसरी जगह हो सकता है महंगा हो। तो हमने ये देखा कि मल्टीनेशनल कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सीमा पार असीमित लाभ का ऑप्शन है। क्लियर है? अच्छा, याद रखेंगे कि ये वहां पर अपनी उत्पादन इकाई लगाते हैं बाजार के समीप हो। इस बात को याद रखिएगा कि उत्पादन इकाई कहां लगाते हैं, बाजार के समीप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार के समीप लगाएंगे तो बच्चे तेजी से माल पहुंचेगा, और बाजार के समीप रहेगा तो सस्ता श्रम भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि कम विकसित देशों में